कहते हैं कि चांद मशरिक से निकलते नहीं देखा मैंने। चांद मशरिक से निकलते नहीं देखा मैंने। मशरिक का मतलब होता है जहां से सूरज निकलता है। तो चांद मशरिक से निकलते नहीं देखा मैंने, और तुझको देखा तो तुझसा नहीं देखा मैंने। साथियों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी बात कर रहा हूँ हुमायूं की। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये हुमायूं के मकबरे का एक इमेज है जो बता रहा है कि अपने ज़माने में अद्वितीय था। और कहा जाता है कि एक वफादार बीवी ने अपने महबूब के लिए एक बहुत ही बढ़िया नजराना पेश किया था। खास बात यह है कि ये गिफ्ट उसके मरने के बाद दिखाई देता है। तो यदि आपको लगता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रेम में जी रहे हैं, तो यदि जीते जी उसको ना कुछ कर पाए हो, तो मरने के बाद आप उसके लिए कुछ ऐसा करें जो यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हो। ये अद्वितीय पहल होती है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हुमायूं के बारे में कि हुमायूं कैसे आया, हिंदुस्तान पर रूल किया और किस प्रकार से उसकी मौत हुई। क्या उसने मिशन कौन से चलाए और क्या उसके सामने समस्याएं थी, आराम से समझेंगे। पढ़ते समय आप लोगों को अपने आप को उस टाइम फ्रेम में ले जा करके पिरो देना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की नहीं जाती है, तैयारी को जिया जाता है। मतलब आप अपने आप को डुबो दीजिए तैयारी के अंदर, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिएगा, और जो बीच बीच में फैक्ट आपको बताए जाएंगे उसको नोट डाउन भी करिएगा, और साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ से भी आपको मदद मिलेगी। थोड़ा सा कहानी को समझते हैं। क्या होता है कि बाबर के बारे में आपने पढ़ा और आपने देखा कि बाबर का जो संघर्ष था उसके जीवन का, बाबर अपने जीवन के संघर्ष को किस तरीके से काबुल से लड़खड़ाते हुए, भागते हुए परेशान बाबर, एक मौका मिलता है जब 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है पहला, और इब्राहिम लोदी को मार करके वो भारत में मुगल सल्तनत को स्थापित करता है। तो वह जानता है कि संघर्षों की क्या परिभाषा होती है, संघर्ष जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और यही संघर्षों का जो पाठ है वो हुमायूं को पढ़ाता है कि बेटा, चाहे जितना भी जिंदगी में अप एंड डाउन आए, कभी परेशान मत होना, और यदि शासन करना है तो कभी विलासितापूर्ण जीवन के पीछे मत भागना। हुमायूं को ये बात समझ में भी आती है। हुमायूं एक समझदार व्यक्ति था, लेकिन समस्याएं बहुत हैं हुमायूं के सामने। क्या समस्याएं वो समझिएगा कि बाबर जब मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करता है तो कंसोलिडेट नहीं कर पाता है। 4 साल रहता है और चारों साल लगातार युद्ध लड़ रहा होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पिताजी लगातार युद्ध में इन्वॉल्व हैं तो वो एम्पायर को बहुत कंसोलिडेट तो नहीं कर सकते हैं, और ये जिम्मेदारी दी जाएगी किसको? हुमायूं को। और हुमायूं के अपने कुछ भाई भी थे, तो भाइयों में भी बंटेगा साम्राज्य, क्योंकि बाबर ने बताया था हुमायूं को कि मेरे न रहने पर जो साम्राज्य तुम्हें मिलेगा वो अपने भाइयों में भी बराबर बराबर बांट देना। तो इस पहलू से यदि हम समझने की कोशिश करें तो हुमायूं ने ऐसा किया भी, लेकिन लालच कई बार बढ़ जाती है। आइए समझते हैं कि क्या हो रहा था। सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत में हम ये देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या है और कैसे हुमायूं शुरू कर रहा है अपने शासन प्रणाली को। मैंने बताया आपको कि बाबर आता है 1526 में और 1530 तक रहता है, और उसके बाद आप जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 1530 में एक्चुअली क्या होता है कि बाबर की हुमायूं बीमार हो जाता है, और बाबर अल्लाह से प्रार्थना करता है कि ये बीमारी हमें लग जाए। ऐसा ही होता है सामान्यतः, जब कोई किसी का प्यारा बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप को लगता है कि मैं ही बीमार हो जाऊं लेकिन बच्चा ठीक हो जाए। बिल्कुल इन्हीं मिन्नतों के साथ बाबर प्रार्थना करता है, और हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगता है और बाबर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में हिंदुस्तान का तख्त मिलता है हुमायूं को। 30 से 1540 तक हुमायूं रूल करेगा, और इसी बीच में ये कुछ मिशन चलाएगा, और ये मिशन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद 1539 और 40 में जो शेर शाह सूरी था वो हुमायूं को इतना परेशान कर देता है कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश कर देता है। हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता है हुमायूं को, और फिर दोबारा हुमायूं को मौका मिलता है जो हुमायूं के मेंटर बैरम खान, उनकी मदद से, और हिंदुस्तान पर दोबारा हुमायूं अपना रूल स्टैब्लिश करता है 1555-56 में, और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, और फिर वही साम्राज्य अकबर को मिलता है। तो समझते हैं कि कैसे हुमायूं ने क्या किया। सबसे पहले हुमायूं के बारे में बेसिक बातें जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।
सबसे पहले तो ये कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म तो काबुल में हुआ था, क्योंकि बाबर वहीं से आया था और बाबर का ही ये बेटा था। हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास रखता था। आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछता है कि कौन सा मुगल बादशाह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, तो हुमायूं रखता था। अलग अलग दिनों में अलग अलग कपड़े पहनता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के समाज में चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि किस दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनेंगे तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब में इसका भरोसा था। इसका जो मूल नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, एग्जाम में आ सकता है। मुगल बादशाह जिसने सिकंदर ए आजम की उपाधि धारण करी थी, हुमायूं था। सिकंदर ए आजम का क्या मतलब है? खुदा का साया। हमने आपसे कहा कि हुमायूं ने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा था, तो भाइयों की हम बात करें तो उसका एक भाई था कामरान। कामरान को जो क्षेत्र मिला हुआ था वो था काबुल, कांधार, सिंध और पंजाब। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर काबुल है, काबुल से इधर कांधार है, और इधर जो ये वाली टेरिटरी आपको दिखाई दे रही पाकिस्तान का लोअर पाकिस्तान, ये सिंध कहलाता था, ये सिंध था, और इधर पंजाब था। यानी कि मोटे तौर पर कहें तो ये क्षेत्र आप देख सकते हैं जहां से सेंट्रल एशिया में एंट्री हो रही है, वो क्षेत्र किसके पास था? कामरान के पास था। अस्करी के पास संभल था, हिंदाल के पास अलवर था, और हुमायूं के पास दिल्ली था। तो कई बार तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं था, तो हिंदाल, अस्करी और कामरान। माताएं अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि जानते हैं बादशाहों की बीवियां बहुत होती थी, लेकिन सामान्यतया पिता इनके एक ही होते थे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, याद रखेंगे। 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं क्या बनता है? बादशाह बनता है। ठीक है, ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, याद रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं बादशाह बनता है। बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन एक यंग हुमायूं तो बादशाह बनता है। और जब आप यंग होते हैं तो आपकी एम्बिशंस, आपकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती हैं। कोई भी बादशाह जब बनता है तो उसका सबसे पहला जो टास्क होता है वो अपने एम्पायर को बड़ा करना होता है, बड़ा उसको बढ़ाना होता है। ऐसे में हुमायूं भी अपने मिशंस चलाने शुरू करता है, अपने अभियान चलाने शुरू करता है। और इन अभियानों की हम बात करेंगे तो सबसे पहले 1531 में कलिंजर का युद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि 1531 में कौन सा युद्ध हुमायूं ने लड़ा था, तो कलिंजर का युद्ध था, और यहाँ का शासक था चंदेल प्रताप रुद्रदेव। हुमायूं की विजय होती है। समझने वाली बात है कि जो दोहरिया, दोहारा, दोयराय, दादरा ये युद्ध है, ये गोमती नदी के तट पर 1532 में होता है। खास बात क्या थी कि जो शेर शाह था, मैंने आपको बताया कि घाघरा के युद्ध के बाद ही बाबर ने हुमायूं को अलर्ट कर दिया था कि आपको शेर शाह से अलर्ट रहना है, वो आपका दुश्मन है। और देखिए, शेर शाह महमूद लोदी की संयुक्त सेना के साथ फाइट करता है, किससे? हुमायूं से। और खास बात क्या है कि 1532 में हुमायूं उसको हराते हुए आगे बढ़ता है। अभी आपको मैं मैप दिखाता हूं, चुनार होते हुए वो बिल्कुल बंगाल तक पहुंचता है हुमायूं। इसका मतलब यह था कि शेर शाह को 1532 में हुमायूं ने बहुत बुरी तरीके से हरा करके आगे अपने आप को स्टैब्लिश किया था। इससे एक बात तो क्लियर थी कि आपने दुश्मन परमानेंटली पैदा कर लिया है। यदि वो दुश्मन मरा नहीं है तो वो फिर री अटैक तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हुमायूं मुगल था और शेर शाह अफगानी था। अफगानी तलवारें रुकने का नाम नहीं लेती थी। अफगान रूल हमेशा तलवार के दम पर हुआ। इतिहास आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये मैप आपके सामने है, समझिए। ये मैप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, कमीशन के पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मैप बिल्कुल केंद्र में दिखाई देता है दिल्ली। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि यदि आपको दिल्ली पर बेहतर शासन करना है तो आपको एक तरफ ये जो अरेबियन सी है इसका एक्सेस चाहिए होगा, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी का एक्सेस चाहिए होगा। यानी कि दिल्ली में बैठ करके गुजरात पर भी कंट्रोल आपका होना चाहिए, और दिल्ली में बैठ करके बंगाल पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। और साथ में जब आप अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर आपको ये काबुल कांधार वाला रीजन भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो देखें ध्यान से, ये दिल्ली दिखाई दे रहा है, ये दीपालपुर, लाहौर, लाहौर के बाद पेशावर, और पेशावर से फिर काबुल, ये कांधार की लोकेशन है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये कन्नौज की लोकेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्नौज। इसके बाद आप देखते हैं ये बक्सर की लोकेशन है, ये चुनार की लोकेशन है,
और ये गौर जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, ये लोकेशन है। और इसके बाद आप देख रहे हैं बंगाल की खड़ी है, यानी कि हुमायूं को यहां से चल करके और यहां तक इधर जीतना पड़ेगा। इधर का क्षेत्र तो उसने अपने भाइयों को बांट रखा है। ठीक है जी। 1532 का टाइम हमने आपको बताया कि हुमायूं यहां से निकल करके इस तरफ अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। और 1535 में उसने सफलतापूर्वक गुजरात और मालवा भी जीत लिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों, जब भी आप दक्कन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जब आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो मालवा के रीजन पर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और यदि आप अरेबियन सी को एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पर गुजरात का कोस्ट भी आपके एक्सेस में आना चाहिए। ठीक है। हुमायूं ऐसा पहला शासक था जिसने गुजरात और मालवा को जीता था। मतलब इसका यह हुआ कि गुजरात और मालवा को जीतने वाला पहला रूलर जो मुगल रूलर था वो कौन था? हुमायूं था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप समझें, जब तक आप ये चुनार फोर्ट नहीं कैप्चर करेंगे, जब तक ये चुनार फोर्ट कैप्चर नहीं करेंगे, बंगाल तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। चुनार फोर्ट अहम हुआ करता था। आप देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आप देखेंगे, हम चुनार फोर्ट की बात कर रहे हैं, तो चुनार फोर्ट को भी इसने कब जीत लिया? 1538 में जीत लिया। और 1538 में चुनार फोर्ट मिर्जापुर वाराणसी वाले लोकेशन पर जो लोकेटेड था, इसको जीतने के बाद ही आप देखिए कि 1539 आते आते हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौड़ को जीत करके उसका नाम जन्नताबाद रख दिया, यानी कि जन्नताबाद बंगाल पहुंच गया। जब बंगाल पहुंचा और वहां पर थोड़ा सा आराम करना शुरू किया, उसी समय उसको सूचना मिली कि आगरा और दिल्ली में उसके भाई ने विद्रोह कर दिया है। और यह सूचना प्राप्त होते ही बंगाल से हुमायूं जो है अपनी सेना को लेकर के वापस लौटने लगा आगरा की तरफ। तो जब आप बंगाल से आगरा की तरफ लौट रहे हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो तो यही है कि हमने उधर से सबको हराते हुए हम आए हैं, चुनार जीतते हुए आए हैं, शेर शाह को हराते हुए आए हैं, तो हमें तो कोई रोकने वाला यहाँ पर नहीं है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि आपको ये नहीं पता है कि जो गैप आपने दिया है उसमें आपका दुश्मन कितना बड़ा हो चुका है, यानी कि शेर शाह अपने आप को कितना एक्सपेंड कर चुका है, कितना बड़ा कर चुका है, ये बात आपको पता नहीं है। इस वजह से रास्ते में जब हुमायूं आ रहा है तो 1539 में शेर शाह से उसकी फाइट शुरू होती है, जबरदस्त तरीके से फाइट शुरू होती है। और यहां पर हुमायूं को बड़ा नुकसान होता है। किसी तरीके से अपनी जान बचा करके नदी में कूद करके भागना पड़ा। इसकी बीवियों का मौत हो गया वहां पर। अभी आपको पढ़ाएंगे कि कौन सी बीवी का मौत हुआ था। ऐसे में हुमायूं अपनी जान बचा करके वहां से भाग करके निकला। हम बात कर रहे हैं चौसा के युद्ध की। 26 जून 1539 को बैटल ऑफ चौसा। चौसा की जो लोकेशन थी वो कहां पर थी? जो बक्सर हमने आपको दिखाया बिहार का, गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच का जो क्षेत्र था ये चौसा था। और नदी में किसी तरीके से जंप करके नाव के सहारे भाग करके हुमायूं आगे निकला। और शेरशाह ने हुमायूं को एकदम क्लियर मैसेज दे दिया। क्या मैसेज दे दिया साथियों? मैसेज ये दे दिया कि आपको यदि जिंदा रहना है, यदि हिंदुस्तान आपको जिंदा रहने की इजाजत दे, तो इसकी शर्त यह है कि आप हिंदुस्तान छोड़ करके चले जाओ। मतलब आपको विवश कर दिया गया कि हिंदुस्तान छोड़ करके आपको भागना पड़ेगा। शेरशाह ने इतना प्रेशराइज कर दिया हुमायूं को, बैक टू बैक आप ये देख सकते हैं कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ करके भागना पड़ेगा। किसी तरीके से हुमायूं पहुंचा आगरा। और उसके बाद से पता चला कि शेरशाह की जो सेना है वो दोबारा से अटैक करने की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर शेरशाह को जीत मिली थी। और शेरशाह की मिली जीत ने शेरशाह का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था बहुत ज्यादा। और इसके बाद शेरशाह ने, इसका मूल नाम तो शेर खान था, लेकिन इस युद्ध में मिली जीत के बाद शेर खान ने अपने नाम के साथ जो टाइटल यूज किया वो शेर शाह यूज किया। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार आता है कि किस युद्ध के बाद शेर खान ने अपने नाम के साथ टाइटल शेर शाह यूज किया, तो आंसर होगा चौसा का युद्ध, जो कि 26 जून 1539 को हुआ था। और इसके बाद ये अपने आप को शासक मानने लगा शेर शाह। हम आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जब ये सूचना मिली हुमायूं को कि शेर शाह दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली उसे चाहिए, तो कन्नौज या बिलग्राम जिसे आप कहते हैं, लोकेशन हमने आपको दिखाई थी, यहां पर एक युद्ध होता है 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को युद्ध होता है, जिसे हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और इसे हम लोग मानते हैं कि यह सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। साथियों याद रहेंगे ये पॉइंट, आप अपने में दिमाग में बिल्कुल सेट रखेंगे। जैसा क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर कि हुमायूं और
शेर शाह के बीच में जो युद्ध हुआ जो सबसे अधिक निर्णायक था, वो कौन सा युद्ध था? तो आंसर होगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध के बाद ही हिंदुस्तान छोड़ने पर हुमायूं विवश हो गया और उसे हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। तो ऐसे निर्णायक युद्धों की तिथि आपको याद रखनी पड़ती है, डेट याद रखना पड़ता है। याद रखेंगे 17 मई 1540। और जब वो पहुंचा, ईरान पहुंचा, हिंदुस्तान छोड़ करके हुमायूं कहां गया? बैरम खान की सलाह पर ईरान पहुंचा और ईरान पहुंचकर उसने शिया धर्म को एडॉप्ट किया, शिया धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। जब हम बात करते हैं, वहां हुमायूं तो चला गया, इधर शेर शाह का क्या हो रहा था भाई? शेर शाह जो था वो अपना सूर डायनेस्टी स्टैब्लिश करके रूल करना शुरू किया। सूर डायनेस्टी रूल कर रही थी हिंदुस्तान पर, और सूर डायनेस्टी का फाउंडर शेर शाह सूरी रूल कर ही रहा था, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था। हम लोग शेर शाह सूरी वाले लेक्चर में उसको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन 5 वर्ष ही बीते थे। 1545 में कलिंजर फोर्ट को मिशन करने आया था, कैप्चर करने आया था, और बहुत सारे बम रखे हुए थे। उसी बम में एक और बम आकर के गिरा और ब्लास्ट कर गया, सारे बम ब्लास्ट कर गए और शेरशाह झुलस गया। और जब शेरशाह झुलस गया तो उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके सक्सेसर्स आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच में उधर हुमायूं ईरान से लौटता है और वहीं पर उसको इश्क होता है, और वहां से अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर के जब हिंदुस्तान आता है तो एक हिंदू राजा जिसे आप कहते हैं वीर साल, उन्होंने मदद किया। अपने महल में कहा कि यहाँ पर आप अपनी बीबी को रख दीजिए, हमीदा बानो बेगम को, सुरक्षित महल में हम प्रसव करा देंगे और उन्हीं से एक बच्चा पैदा होगा जिनका नाम होगा अकबर। आगे आप पढ़ेंगे इसके बाद एक ताकतवर सम्राट बनेगा अकबर। 15 अक्टूबर 1542 को उसका जन्म होगा। और हुमायूं के दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह रहा हूं, अब तो बेटा भी हो गया है, तो बेटे को विरासत में क्या देंगे। और याद रखिएगा, यदि आपके जीवन में कोई मेंटर है, कोई गाइड है, तो आपको हमेशा सही रास्ते पर लेकर के चलेगा। बैरम खान ने सलाह दिया कि देखिए, आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप सेनाओं को दोबारा से इंटीग्रेट करिए, मैनेज करिए, और वक्त आ गया है एक बार फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। और वक्त आ गया 15 मई 1555 का। 15 मई 1555 सतलज नदी के किनारे मछीवाड़ा का युद्ध होता है, और 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हरा करके 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली का बादशाह बनता है। यानी कि खोई हुई विरासत दोबारा से मिलती है। और दीन पनाह जो नगर बनाया था हुमायूं ने, आप यदि आर्ट एंड कल्चर वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि दीन पनाह किला था, वो हुमायूं ने बनाया था। उसी के अंदर एक लाइब्रेरी बनाया था, और उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, जिसका नाम शेर मंडल था, शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया, लुढ़कते हुए हेड इंजरी हुई और हुमायूं की मौत हो गई 1556 में। याद रखिएगा, 1556 में हुई मौत को काफी इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि कुछ दिनों तक छुपाया गया कि अकबर को यह सूचना अभी ना दी जाए, क्योंकि अकबर बहुत छोटा था, 13.5 वर्ष का। लेकिन ये तो तय था कि मुगलिया सल्तनत में बादशाह वही बनेगा जो बादशाह का बेटा होगा, और बेटा वही था। तो बादशाह बनना तो अकबर को ही था, लेकिन मेंटरिंग कर रहे थे बैरम खान, और बैरम खान ने अंततोगत्वा निर्णय लिया कि अकबर को बताना तो पड़ेगा। और इधर जो अफगानियों का सेनापति हेमू था, वो भी मौका ढूंढ रहा था कि दिल्ली का सल्तनत हमें कब प्राप्त हो। उसने कहा कि दिल्ली तक पहुंचने से पहले हमसे एक बार युद्ध करना होगा, और यही युद्ध जाना जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से, जिसमें हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई होगी। अकबर वाले लेक्चर में आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इस प्रकार से हुमायूं की मृत्यु होती है, और हुमायूं की पत्नी जिसका नाम हाजी बेगम था, उसने हुमायूं का मकबरा बनवाया। याद रखेंगे, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। बहुत बेहतरीन मकबरा, मैंने शुरू में आपको इमेज दिखाई, कभी आप दिल्ली जाएं तो देखिएगा। ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं इसको। इस पर भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा आता है। किसने बनवाया? हुमायूं की पत्नी ने, जिसका नाम क्या था? हाजी बेगम। तो इस प्रकार से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन कभी कभी आप
से हुमायूं की पत्नियों पर भी पूछा जाता है। तो हुमायूं की पत्नियों पर आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसमें से ये पूछा जाता है कि हाजी बेगम का और नाम क्या था। तो इनका नाम बेगा बेगम भी था, क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है किससे, मकबरे से। तो इन्होंने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। और हमीदा बानो बेगम जो हैं, ये इनकी दूसरी पत्नी थी। इनको इन्होंने मरियम मकानी कहा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मरियम मकानी। और ये अकबर की वास्तविक मां थी। मैंने आपको बताया हमीदा बानो बेगम से अकबर पैदा हुआ था। और एक बीबी का नाम था माह चूचक बेगम, इनकी हत्या हो गई थी। दो बीबियां और जिनका नाम चांद बीबी और साद बीबी था, ये दोनों चौसा के युद्ध में मारी गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो ये चांद बीबी और साद बीबी ये चौसा के युद्ध में मरी थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि हुमायूं को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न और बन रहा हो तो आप मुझे जरूर बताएंगे कि सर ये हिस्सा है हुमायूं की जिंदगी से। हमने दीन पनाह शेर मंडल की बात करी, हुमायूं कैसे शासन में आया, उसके सामने क्या चुनौतियां थी, शेरशाह से उसको क्या चैलेंजेस मिले, कैसे वो ओवरकम किया और कैसे दोबारा से वो आकर के स्टेब्लिश हुआ, ये सब हमने आपको बताया। इसके बाद जब अकबर को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर होगा कि जो जो चुनौतियां हुमायूं के सामने हैं, ऑलमोस्ट वही चुनौतियां अकबर के सामने भी आएंगी, लेकिन अकबर उनको बहुत ही सही तरीके से हैंडल करेगा। तो एक बादशाह होने के नाते आपको ये समझना है कि वो कैसे हैंडल करते थे अपनी प्रशासनिक समस्याओं को, और वही आपको सोचना है कि यदि आपके सामने एक अधिकारी के तौर पर समस्याएं आती हैं तो आप समस्याओं से घबराएंगे नहीं, और प्रशासन में रहते हुए कैसे बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से ओवरकम करते हुए आप एक अच्छा शासन कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद अकबर को एंजॉय करिए, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।